नाम है तो फिर कुछ बदनामी भी चलेगी साथ में। आप पूर्वांचल के प्रदेश के सबसे बड़े दबंग हैं और सत्ता का संरक्षण आपको प्राप्त है। जिंदा है तो निंदा भी होगी, और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जगन्नाथ जी की इच्छा से हुआ है तो जरूर जीर्णोद्धार होगा। नहीं, ट्रस्ट की कुछ ज़मीन तो जिसमें कॉलोनियाँ बस गई हैं, इतनी बड़ी कॉलोनी में तो हस्तक्षेप करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जनहित का नुकसान होगा। देखिए, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर के प्रांगण का स्थिति है उतने पे जो भी लीगल होगा सब होगा। पुराण भी बहुत सारा पढ़ लिया हूँ, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ लिया हूँ, रामचरितमानस का नियमित पाठ करता हूँ, गीता भी पढ़ लिया हूँ। रामचरितमानस, मनुस्मृति, इस पर बहुत हमले हो रहे हैं। क्षमाशील जे पर उपकारी ते दिगमहि प्रिय जथा खरारी। को लगता है इसकी जांच सरकार बड़ी निष्पक्षता से कर रही है, तो आज हमें कोई के बचाया जा रहा है। अगर मैं कुछ करूं तब न बचाया जाएगा। हाँ, आतंकवादी कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है कांवड़ियों को। आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? कहीं कोई छोटी मोटी घटना दुर्घटना हो गई या कोई साजिश हो गई, उससे आतंकवादी भक्तों को कह देना। आप पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ हिंदुओं की संख्या किस तरीके से घटती जा रही है। छांगुर की ही बात कर रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी हैं जो बेनकाब हो रहे हैं। एक आदमी कह दे कि कोई मुझसे पीड़ित है, चाहे वो व्यवसायी हो और चाहे आम नागरिक हो, 25 सालों में एक भी एफआईआर मेरे ऊपर नहीं है। कि आप दबंग छवि रखते हैं, तो आपको अध्यक्ष बना दिया गया है, तो अरबों की जमीन पर कहीं आप न कब्जा कर लें। आपको जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे में आपके पास क्या रोड मैप है उसके जीर्णोद्धार का? जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का तो रोड मैप लगभग तैयार है और बीडीएस साहब भी पास हो चुका है, और मंदिर के उद्धार के लिए हम लोग पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। और जितना भी तन मन धन और जितने भी भक्तों का सहयोग होगा, सबके आशीर्वाद से ही, सहयोग से ही होगा और होगा। इसके पहले भी अध्यक्ष रहे, पूरी कमेटी रही, लेकिन जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, क्या बाधाएं थीं? अच्छा, विगत कालखंडों की बाधाओं के बारे में तो मुझे नहीं ध्यान है, न ही मैं जानने की कोशिश भी किया कि कौन कौन थे और क्या प्रयास किए। कुछ एक आकस्मिक संयोग ही कहिए कि मेरी कोई मंशा नहीं थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी कुछ विद्वज्जनों और कुछ संभ्रांत लोग बैठे हुए थे, जिसमें शाहपुरी मंदिर के ट्रस्टी भी थे। उनका प्रस्ताव था कि नहीं, अब हमारी उम्र हो रही है, हम कर नहीं पा रहे हैं और आप इस जिम्मेदारी को लीजिए। और सबके कहने पे मैं इस जिम्मेदारी को लिया, इसको जगन्नाथ जी की इच्छा समझ के लिया, और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जगन्नाथ जी की इच्छा से हुआ है तो जरूर जीर्णोद्धार होगा। एक सवाल वहाँ खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट है, जो मंदिर है, उसके पास अरबों रुपए की ज़मीन है, लेकिन ज़मीन पर बहुत लोग कब्जा कर रखे हैं और उस कब्जे को छोड़ते नहीं हैं। आप किस तरह से उससे निजात पाएंगे? मंदिर की ज़मीन मंदिर को मिले, ट्रस्ट को मिले, कैसे आप उससे निजात पाएंगे, कैसे सफल होंगे? नहीं, ट्रस्ट की कुछ ज़मीन तो जिसमें कॉलोनियाँ बस गई हैं, इतनी बड़ी कॉलोनी में तो हस्तक्षेप करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जनहित का नुकसान होगा। और धर्म का पहला ही आचरण है कि जनहित की भावना को देखना। बस हम लोगों का, हमारे ट्रस्ट का, ट्रस्टियों का, न्यासियों का, सबका यही विचार है कि नहीं, मंदिर का जो कैंपस जितना आज सुरक्षित है, उसी का जीर्णोद्धार कर दिया जाए, उसी का सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। तो जो कब्जे में ज़मीन है, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, उसे हटाने की कोशिश होगी? बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर के प्रांगण का स्थिति है उतने पे जो भी लीगल होगा सब होगा। जो लोग, जहाँ आवास नहीं है, जिसमें उस ज़मीन पे आवास नहीं बना है, हाँ। और ऐसे ज़मीन पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उसे तो हटाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसको लीगल तरीके से ज़रूर हटाया जाएगा। एक विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आप दबंग छवि रखते हैं, तो आपको अध्यक्ष बना दिया गया है, तो अरबों की ज़मीन पर कहीं आप न कब्जा कर लें, ऐसा आरोप लगाते हैं। ये ऐसे जो संदेश हैं, जो भ्रम आपकी तरफ से अगर है, तो इसे कैसे दूर किया जाए? अच्छा, अंत में तो जब काम होगा, काम ही बताएगा जी। और आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे तमाम तरीके से। आप समाज में हैं, जिंदा हैं तो निंदा भी होगी, उसके लिए चक्कर में नहीं पड़ना है और
काम होगा तो दिखेगा। जब काम दिखेगा, और जहाँ तक धर्म का मामला है, या धर्म हमारा सिखाता है कि जो कुछ आप त्याग कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो दीजिए जनहित के लिए। वहाँ मंदिर ही रहेगा, वहाँ से परमार्थ ही होगा। हम लोग हैं अभी सबकी लंबी उम्र है, सब देखेंगे, सबके कार्यकाल में ही होगा। अच्छा, धर्म के प्रति आपका झुकाव कब से हुआ है? देखिए, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू घर में पैदा हुए हैं। माता हमारी एकादशी का व्रत और रखती थी, नवरात्रि होता था, हम लोग के गांव में रामलीला मंचन होता था, राम जानकी मंदिर हमारे यहाँ बहुत पुराना है, कृष्ण जन्माष्टमी मनती थी, और भी नियमित घर में पूजा माता पिता करते थे। तो उस समय से ही धर्म के प्रति झुकाव था, और अपनी रुचि उसी समय से थी और आज भी बढ़ती ही जा रही है। धर्म के बारे में कहा जाता है कि आपने पूरा वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, रामचरितमानस का अध्ययन कर लिया। रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत दिल तक छूती हैं या प्रासंगिक लगती हैं समाज के लिए? रामचरितमानस तो पूरा भरा पड़ा है। आप किसी भी क्षेत्र में जानना चाहें, किसी भी संशय का, किसी भी शंका का समाधान चाहें, आज की तारीख में जो भौतिक युग है उसमें अर्थशास्त्र की बात आती है, उसमें नैतिक शास्त्र की बात आती है, राजनीतिक शास्त्र की बात आती है। तमाम जो इस भी क्षेत्र में आप भ्रम की स्थिति में हैं, और वहाँ आपको हर संशय का जवाब मिल जाएगा मेरी समझ से। वेद तो पूरा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ कुछ अध्ययन हुआ है। पुराण भी बहुत सारा पढ़ लिया हूँ, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ लिया हूँ, रामचरितमानस का नियमित पाठ करता हूँ, गीता भी पढ़ लिया हूँ, और मुझे रुचि है पढ़ने में। जब भी जहाँ कुछ भी मिलता है, मैं आज भी नियमित पढ़ता हूँ। आज भी जो भी मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, उतना मैं ज़रूर आचरण में लाता हूँ। रामचरितमानस, मनुस्मृति, इस पर बहुत हमले हो रहे हैं। कौन है ये लोग? देखिए, हमले तो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं। आप सतयुग से लेके, द्वापर से लेके, त्रेता से लेके, आज तो कलयुग है जी। और जब भी यज्ञ रहा, जब भी उसमें विघ्न बाधाएं डालने के लिए बहुत लोग आते रहे हैं, और ये हमेशा रहता है। यही सृष्टि का नियम है कि दो शक्तियाँ जब नहीं रहेंगी संतुलन में, तब तक ये सब चलता रहेगा। तो सृष्टि को चलाने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ईश्वर की इच्छा ही है, कभी कोई शक्ति प्रबल होती है, कभी कोई शक्ति प्रबल होती है। तो जब आसुरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं तो ऐसे कामों में विघ्न बाधाएँ आती रहती हैं। मनुस्मृति को ऐसे कहा जा रहा है कि उसने समाज का नाश ही किया है, बर्बाद ही किया है। आपको लगता है क्या? नहीं, देखिए, ये ना समझों का बयान हो सकता है। मनुस्मृति, मनु से आप इस तरीके से शब्द से ही अर्थ निकाल सकते हैं कि मनु से ही सभी मानव का जन्म हुआ है। जो मानव है, शुरुआत मनु से ही है। तो मनुवादी लोग बोलते हैं, लेकिन मनुवादी नहीं, वो मानवतावादी है। मानव का जीवन प्रेम में, सुख में, स्वस्थ और शांति में कैसे निकले, इसके लिए उसमें तमाम चीज़ें हैं। जो नहीं जानते हैं वो तो अनर्गल प्रलाप करेंगे। इसी तरीके से आपने देखा कि राणा सांगा का मामला हो, ब्राह्मणों का मामला हो, राजपूतों का मामला हो, ऐसे बयान दिए जाते हैं, ऐसे समाज में विद्वेष फैलाए जाते हैं जैसे राष्ट्र के लिए इनका कोई योगदान ही नहीं है। देखिए, महापुरुष तो हमेशा किसी भी समाज के रहे हों, राष्ट्र के लिए ही रहे हैं। और महापुरुषों का जीवन आप तो देखेंगे, तमाम इतिहासों में भरा पड़ा है। महापुरुषों की बलिदान की गाथाएँ भरी पड़ी हैं। आप नाम गिनते जाएंगे तो कम पड़ जाएगा। महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हों, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, देखिए हमारे यहाँ उनका फोटो भी लगा है। पेशवा बाजी राव जी हों, मतलब ऐसे तमाम महापुरुष भरे पड़े हैं जिनको लोग बहुत कम जानते हैं, जिनकी इतिहास में व्याख्या बहुत कम है। लेकिन उनका जो कर्म था वो महान बलिदान का कर्म था, और राष्ट्र के लिए ही जिए और राष्ट्र के लिए ही मरे। तो राजपूतों के लिए, क्षत्रियों के लिए जो इस तरह से बीच बीच में बयान आते हैं, वो क्या साबित करते हैं? अच्छा, ये तो देखिए, राजनीतिक थोड़ी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और जाति में बांट करके, हिंदुओं को जाति में बांट करके अपने अपने वोट बैंक की, अपने अपने राजनीति की को सुदृढ़ करने के लिए सब बयान आते रहते हैं। जी। इस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही है। आपने देखा कि कांवड़ यात्रा में कुछ उत्पात भी हो रहा है,
ये हैं कौन करने वाले? आपको लगता है कोई साजिश है? देखिए, कांवड़ यात्रा और शिव भक्त होते हैं, और हमको नहीं लगता है कि किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी भी धर्मानुयायी को ये कहीं छूट मिली है कि वो उपद्रव करे। जी। हमको लगता है धर्म का आचरण करने वाला करता भी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने काकभूषुंडी जी से कहा था, उनका एक ही था कि क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विजमुहि प्रिय जथा खरारी। जी। तो जो शिव भक्त होंगे वो क्षमाशील होंगे, वो परोपकारी होंगे, उपद्रव नहीं सकते हैं। जी। ये हो सकता है, देखिए तमाम कालखंडों में तरह तरीके से धर्म को बदनाम करने की तरह तरह हरकतें की गई, तो पूरी संभावना है। हमको लगता है इसकी जांच सरकार बड़ी निष्पक्षता से कर रही है और बड़ा कठोर निर्णय ले भी रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश है इस पूरी यात्रा को भंग करने की? अच्छा, साजिश क्यों नहीं हो सकती? साजिश की संभावना से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? जब साधु के वेश में तमाम लोग दूसरे निकल जा रहे हैं और ढाबा के रूप में अपना झूठा नाम दे करके कुछ और निकल जा रहे हैं, तो साजिश की संभावना से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? जी। आतंकवादी कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है कांवड़ियों को। ये क्या इस तरह से बदनाम करने का जो आशय है, क्या समझ में आता है आपको? ये बदनाम किया जा रहा है उन्हें, आतंकवादी हैं वो? अब देखिए, हम इस पे आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? वो कहीं वो जा रहे हैं शिव जी को जल चढ़ाने, कहीं कोई उपद्रवी, हमको लगता है 5-6 करोड़ लोग हर साल कांवड़ चढ़ाते होंगे, कहीं कोई छोटी मोटी घटना दुर्घटना हो गई या कोई साजिश हो गई, उससे आतंकवादी भक्तों को कह देना, हमको लगता है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इस तरीके की छोटी मानसिकता वालों के लिए बारे में क्या कहा जा सकता है? इसके अलावा धर्मांतरण एक बड़ा विषय है, इस वक्त चला है। आपने झिंगुर को सुना होगा वहाँ पे। और धर्मांतरण और हिंदुओं के देश में, खासकर बहुसंख्यक हिंदू हैं, और हिंदुओं का धर्मांतरण समझ में आता नहीं, आखिर ये साजिश है या कोई बड़ा विदेशी प्रायोजित एक नेटवर्क है, आखिर क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए धर्मांतरण तो शुरू काल से ही चला आ रहा है। जब शक्ति कभी तलवार के जोर पे, कभी कहा जाता था कि औरंगजेब जो है 40 मन जनेऊ तौलाता था, लोगों का धर्मांतरण कराता था, मुग़ल काल से ही और चला रहा है। और हमको लगता है कि आप पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ हिंदुओं की संख्या किस तरीके से घटती जा रही है। बचे वही हैं जिनसे बाथरूम साफ़ करवाना है, जिनसे सीवर साफ़ करवाना है। और आज की तारीख में आप धर्मांतरण, तो इससे गंदा क्या हो सकता है? मान लीजिए हिंदुस्तान में हिंदू बाहुल्य है और यहाँ की सरकारें भी इसकी मान्यता नहीं देती हैं कि आप जोर जबरदस्ती से कुछ करा लें, तो छल करके, कभी लालच देकर, कभी प्रलोभन दे करके कुछ कट्टरपंथी हैं जो बेनकाब हो रहे हैं। जैसे आप छांगुर की ही बात कर रहे हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं जो बेनकाब हो रहे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है। और हमको लगता है आने वाले भविष्य में ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जा सकता। अच्छा, जब सरकार कार्रवाई करती है ऐसे लोगों पे, तो उसे सांप्रदायिक, उसे धर्मनिरपेक्षता, उसे कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, बहुत सारे ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है। अच्छा, हमारी समझ से ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन वोट के लिए अगर ऐसा लोग करते हैं तो उसको निंदनीय ही है। वैसा इसलिए कि देखिए, देश प्रथम है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो अपना अपना आकलन कर लीजिए कि कैसे जीवन जीना है। जी। अच्छा, पीडीए बहुत इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आपकी सरकार यानी मोदी योगी की सरकार पीडीए के लिए कुछ नहीं करती क्या? पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करती क्या? अच्छा, देखिए, जो गरीब वर्ग है आज के तारीख में हिंदुस्तान में जी, वो सरकारी लाभ से कोई वंचित नहीं। सरकारी लाभ में चाहे आप आयुष्मान योजना ले लीजिए, शौचालय योजना ले लीजिए, अन्न योजना ले लीजिए, या और भी तमाम आवासीय योजना ले लीजिए, आप उठा के देखेंगे सबसे ज़्यादा यही लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। इसका विवरण आप कभी भी, हमको लगता है, सरकार से, आरटीआई से मांग लीजिए, रिकॉर्ड इससे ज़्यादा लाभान्वित कोई नहीं हो रहा है। जी। तो एक राजनीतिक
शब्द चयनित किया गया है, हम्म, और हमको लगता है राजनीति में तो ये सब चलते रहता है। चलते रहता है। हाँ। अच्छा, इस सरकार को, जो मौजूदा सरकार है यूपी में, उसे जाति को लेकर बहुत घेरा जाता है कि जातिवादी सरकार है, एक जाति का पक्ष लेती है, एक जाति के लोगों को प्रश्रय देती है। इसमें कितना दम है? हमको लगता है तो पूरा निराधार ही है। हम्म, आप उठा के देख लीजिए, आप तो समाज में है और पत्रकारिता में है, तो आपसे कुछ अछूता नहीं रह गया होगा। जी और व्यक्तिगत लाभ हानि का विषय अलग है, जी। राजनीतिक लाभ हानि का विषय अलग है, लेकिन आप कहीं से भी उठा के रिकॉर्ड उठा के मंगा के देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था, जिस तरीके से समाज में समरसता आज है, उस तरीके से हमको लगता है पीछे तो नहीं दिखा कहीं। तो ये जो आरोप की अधिकारियों जाति देख के पोस्टिंग हो रही है, जाति देख के बचाया जा रहा है, जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, जाति देख के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये क्या है? देखिए, सरकारी अधिकारियों में तो आप कुछ ऐसा छिपा नहीं है। जी ऑन रिकॉर्ड सारा है, सरकारी रिकॉर्ड तो सारा ऑन रिकॉर्ड रहता है। जी ऑन रिकॉर्ड आप कभी भी चेक कर सकते जी। हैं, मंगा के देख सकते हैं। जी आप आरटीआई आज इतनी सुविधा मिली है, जी आप उसको मंगा के देख सकते हैं। जी हमको लगता है सब निर्धार है। आप एक थाने से, सिपाही से लेके, लेखपाल से लेके ऊपर तक देखिए, जी आंकड़ा देखिए, कहीं आपको अगर ये नहीं मिलते हैं किसकी संख्या कितनी है। लेकिन राजनीति के लिए कुछ भी आरोप लगाना वो अपना एक अलग तरीका होता है राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन ज़मीनी धरातल की सच्चाई जो है जी वो जो होती है वो पता रहती है, सबको पता रहती है। और आप भी पता करना चाहेंगे तो पता चल जाएगा। पता करने के लिए तो लोग लगे ही हैं। हाँ, लगे हैं। तो आप देखिए, आप मुंह से कुछ भी बोल देना जी एक अलग विषय है। आप रिकॉर्ड मंगा के देख लीजिए, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड से आप कुछ बोलिए तब तो समझ में आती है बात। तो आपका ये कहना है कि सरकार में मतलब सामाजिक समरसता बनी हुई है? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, बनी हुई है। हाँ बिल्कुल बनी हुई। पिछली सरकारों को भी आपने देखा, इस सरकार को भी देखा, अंतर क्या दिख रहा आपको? देखिए, सरकार तो कोई भी नहीं चाहती है कि नहीं हमारे यहाँ समरसता खराब हो जी लेकिन ये है कि उस सबकी कार्यशैली अलग होती है। जी पिछली सरकारों ने भी प्रयास किया होगा, जी लेकिन इस सरकार ने ये सरकार जो प्रयास कर रही है और जो कार्य दिख रहा है जी वो समझ में भी आ रहा है और आंखों से दिख भी रहा है जी कि इसमें बहुत तेज़ी से क्रियान्वयन हो रहा है जी और बहुत तेज़ी से कार्य हो भी रहा है। जी। योगी जी की सरकार और अन्य सरकारों में जो यूपी में रही हैं, उसमें मूल अंतर क्या दिखता है आपको इस शासन में? मूल अंतर तो सबसे बड़ी कानून व्यवस्था ही है। जी आज मान लीजिए हमारा नाम उछाला जाता है जगह जगह, जी आप रिकॉर्ड मांग के देख लीजिए, लगभग पिछले 24 सालों में, 25 सालों में एक भी एफआईआर मेरे ऊपर नहीं है। 25 सालों में एक भी एफआईआर नहीं है। हाँ एकाध अगर झूठा विरोधियों के द्वारा लगाया होगा तो वो वहीं पे सीजीएम कोर्ट से ही ख़त्म हो गया, एफआईआर लग गया। जी तो 24-25 सालों में एक भी किसी प्रकार का एफआईआर मेरे ऊपर नहीं। जी ऐसा नहीं कि मैं किया हूँ और बच गया हूँ, जी नहीं किया हूँ, नहीं हुआ है। जी और कम से कम इस सरकार में ये है कि भाई अगर आप अपराध करेंगे तो दंडित होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आपको नाहक परेशान नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। प्रेरित होकर, वायस्ड होकर आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। हाँ, लेकिन आप करेंगे तो बचेंगे नहीं, बिल्कुल, चाहे कोई हो। बिल्कुल। ये जो आरोप लगा देना कि कानून व्यवस्था की बात करते हैं और आपका नाम लिया जाता है कि वो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं, और लोगों के नाम लिया जाता है, तो ये जो आरोप है क्यों ऐसा लगाते हैं? और राजनीतिक हानि लाभ का विषय है जी। और कोई आरोप नहीं पा रहे हैं तो कुछ भी आरोप लगा दीजिए जी। लेकिन कुछ भी कहिए तो कम से कम भाई बोलने की आज़ादी है, तो ऐसा भी बोलिए कि जो पता भी चले, ऑन रिकॉर्ड भी हो। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि 24-25 साल से हमारे ऊपर कोई अफेयर नहीं, तो ऑन रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिए। हाँ पुलिस प्रशासन से पता कर लीजिए। हाँ, ठीक ये है। कोई छिपने वाली बात तो है जी नहीं। जी। तो फिर नाम है तो फिर कुछ बदनामी भी चलेगी साथ में। नाम है तो बदनाम भी चलेगा, आपने सही कहा। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कानून व्यवस्था को लेके। इस सरकार
में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है, ऐसा मुख्यमंत्री का भी दावा है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो अपराधी हैं वो तो जेल में हैं, जेल के बाहर हैं, नहीं तो प्रदेश के बाहर हैं, या फिर जहाँ हैं वहाँ हैं। तो ऐसे में ये जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो बार बार ये कहा जाता है कि जो क्षत्रिय बिरादरी के, जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, दबंग हैं, उनकी चलती है, उनके ऊपर कोई कानून काम नहीं करता है, और बाकी लोगों को जेल में या तो कहीं बाहर या कहीं ऊपर या नीचे। अच्छा, एक भी नाम ऐसा बता दीजिए कि जो अपराध किया उसके ऊपर FIR नहीं हुआ हो और उसको बचा लिया गया हो। आप कह देंगे क्षत्रिय बिरादरी, लेकिन मैं अपना ही बता रहा हूँ, बाकी दूसरे का छोड़ दीजिए। जी। मैं अगर 25 साल कह रहा हूँ, 24 साल 25 साल कह रहा हूँ, तो 24 साल 25 साल से सरकार नहीं थी, पिछली सरकारें थी जी, थी। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था, अगर रहता तो होता। जी। आज भी ऐसा नहीं है, अगर रहता तो होता। जी। तो आज हमें कोई के बचाया जा रहा है, अरे मैं कुछ करूं तब न बचाया जाएगा। हाँ। तो आप देख लीजिए पता करके। तो इसी तरीके से आप कम से कम रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना भाई, कि इसने कोई क्राइम किया, इसको बचा लिया। उस क्राइम का कुछ आपके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अपनी भाई बदनामी करने के लिए विपक्ष के पास कोई आरोप नहीं है, तो एक मुद्दा चाहिए तो कुछ भी आरोप लगा दो। आरोप ये है कि आप पूर्वांचल के प्रदेश के सबसे बड़े दबंग हैं और सत्ता का संरक्षण आपको प्राप्त है। एकदम निराधार है, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी, आम आदमी से पूछ लीजिए, मैं अपने विरोधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, और एक आम आदमी से आप पूछ लीजिए, आप शहर में हैं, बनारस में, कहीं निकल के आपको तो पूछने में कोई हर्ज नहीं, आपका काम भी यही है। जी। पूछ, एक आदमी कह दे कि कोई मुझसे पीड़ित है, चाहे वो व्यवसायी हो और चाहे आम नागरिक हो, तो आप मुझसे कल आके मिलिए, बताइए। मतलब कोई मेरे ऊपर अपहरण का केस हो, कोई लूट का केस हो, कोई धमकी का मामला हो, कुछ भी एक आम आदमी कह दे। विरोधियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। जी।